किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल वो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण यानी एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, और भार जो होता है वो चेंज होता है। भार डिपेंड करता है जी पर, स्मॉल जी पर, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पे, और द्रव्यमान में ऐसा नहीं है। जैसे मान लो अगर धरती पर 1 kg चीनी हम खरीदे हैं, तो वो अगर चांद पर भी जाएंगे तो उसका मास यानी द्रव्यमान वो 1 kg ही रहेगा। लेकिन अगर भार जो है, किसी वस्तु का भार जो है, वो अगर उसको हम न्यूटन में मापते हैं, मान लो कि वो 100 न्यूटन था, तो जरूरी नहीं है कि जमीन पर आने पर उतना ही फोर्स बराबर m गुने a। अब यहाँ पर इसका एसआई मात्रक की बात करें तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है kg, और त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो बल का एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी का दूसरा एसआई में यूनिट में एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक हो गया न्यूटन। ये क्या हो गया न्यूटन। दोनों याद रहेगा ना, रुकी हुई है। अभी इसका वेग जो है वो क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। वेग अभी 0 है, शून्य है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रही, रेस्ट में है। लेकिन यहाँ पे कोई आया और इस पे इस मतलब इसको किक किया, ठीक, तो किक किया तो इसके ये मूव करेगा, मान लो यहाँ आ गया, तो इस समय जो इसका वेग होगा वो चेंज होगा। इसको हम v को u मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो भी किसी स्पीड से ही चलेगा ना, मतलब इसमें गति आएगा तो ये कुछ स्पीड से चलेगा। मान ले 5 मीटर पर सेकेंड से हम इसको गति करा दिए, बात समझ में आ रही है जी। हाँ, तो गति करा दिए तो इसको इस ए पोजीशन से बी पोजीशन में आने तक कोई ना कोई समय लगा होगा, टी टाइम। तो यही टी टाइम जो है लगना, तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हम कहते हैं v माइनस यू अपॉन टी, ये त्वरण हुआ। तो अब हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ना बोल के हमने कहा कि जब हम इसको इस फुटबॉल को किक किया, ठीक है, तो इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, ठीक है। जब त्वरण उत्पन्न हुआ तो वो त्वरण और इसका मास दोनों मिला करके जब हम इस पर उतना बल लगाए थे तब जाके ये मूव किया। अच्छा, मान लो कि तुम्हारे पास जो फुटबॉल है वो 5 kg का है, ठीक है। अब अगर हमको कहेगा इसको किक करो, क्या हम इस फुटबॉल को किक कर पाएंगे? पैर से नहीं मार पाएंगे, चोट हमें लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मास क्या हो गया, बढ़ा दिया गया। मास क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। मास जब बढ़ गया तो अब जो है हमें इसके मास के हिसाब से ही त्वरण को बढ़ा के लगाना होगा। मास और उसका त्वरण दोनों मिला करके हमको बल बढ़ाना होगा। जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, और जो बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है त्वरण के। बात समझ में आ रहा है ना जी। मतलब किसी वस्तु का मास कितना है उसी के रिस्पेक्ट में हमें फोर्स लगाना होगा, और उस पे कितना त्वरण हमको देना है उसी के रिस्पेक्ट में हमको फोर्स लगाना। जैसे मान लो हम हाथ से गेंद फेंक रहे हैं, और गेंद पे जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ऊपर गेंद जाएगा।
या उतना ही दूर गेंद जाएगा। जी। अब अगर मान लो गेंद जो है वो 200 ग्राम का है, 200 ग्राम का, तो ये हमारे लिए हल्का है, हम इसको उठाए फेंक दिए, तो हम इसको ज़्यादा दूर तक फेंक सकते हैं। लेकिन यही 200 ग्राम की जगह पर अगर 2 kg दे दे, तो क्या हम इसको ज़्यादा दूर तक फेंक सकते हैं? नहीं। अगर फेंकना है उतना ही दूर तक, तो इसके मास के हिसाब से हमें फोर्स भी क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा लगता ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं? अगर बड़ा है। ट्रक जी। है तो उसको मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में? एक छोटा सा कार के रिस्पेक्ट में। किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा बताओ? ए में, ट्रक में। बी में, किस में? ए में। ए में ज़्यादा लगेगा। अगर एक साइकिल हमको चलाना होगा, साइकिल चलाना होगा तब दूसरा चीज़ क्या होता है, इसको रिलेट करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इनर्शिया। इनर्शिया दो होता है, इनर्शिया दो होता है, एक होता है रेस्ट का, एक एक होता है मोशन का। मोशन का। तो जो रेस्ट में होता है, तो रेस्ट में जैसे मान लो हम ए की बात करें, ए का इनर्शिया ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। ए की इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे? द्रव्यमान पे। द्रव्यमान पे। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक उसका इनर्शिया उतना ही अधिक होगा, ज़्यादा। ज़्यादा होगा। तो अब अगर मान लो कि एक बड़ा ट्रक जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चल रहा है और इसको हमें रोकना होगा, मतलब ब्रेक लगाना होगा, तो ज़्यादा फोर्स देना, ज़्यादा फोर्स से उस पर अप्लाई करना पड़ेगा रोकने के लिए या कम? ज़्यादा फोर्स। ज़्यादा। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में और सी। और सी के भी रिस्पेक्ट में, है ना? मतलब सबसे जी। आसानी से कौन रुक जाएगा? साइकिल। साइकिल। और उससे और बड़ी गाड़ी जितनी जितना मास बढ़ाते जाएंगे उतना मुश्किल होगा। जैसे एक ट्रेन की बात करें, तो क्या एक ट्रेन जो है, अगर मान लो वो 60 के किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो क्या ये 100 मीटर के रेंज में उसको रोक पाएंगे? नहीं। उसको लंबा समय चाहिए, मतलब लंबा डिस्टेंस चाहिए और टाइम भी चाहिए। लंबा डिस्टेंस का मतलब क्या? 1 किलोमीटर, तब तक वो कवर कर लेता है। उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए ना रोकने के लिए। कि ऐसा जी। इसलिए होता है क्योंकि इनर्शिया अधिक होता है उसका। समझ में आएगी नहीं? फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन का जो बल है इज अप्लाइड टू अ बॉडी। बॉडी मतलब समझ में आ गया? जी। ऑफ मास 2 kg, फाइंड एक्सेलरेशन। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला बात हो गया। एक फोर्स है जो कि 10 न्यूटन का लगाया गया है, किस पे? एक बॉडी पे, और उसका मास दे दिया हमें कितना? 2 kg। अब हमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है तो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स पता जी। है, मास पता है, तो यहाँ से तुरंत निकल जाएगा। तुमसे कहा जाए रियल लाइफ एग्जांपल के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो सबको जो है एक शॉपिंग कार्ट मिलता है ना, चक्का वाला, वो देता है, जी। जिस पे हम आराम से सामान रखते हैं, शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, मज़ा आता है। तो जब उस कार्ट को हम धकेलते हैं, उस कार्ट को, तो यहाँ बनाने में दिक्कत होगा। ऐसे रहता है मान लो, ठीक है, नीचे चक्का है। अब इसको जब हम यहाँ से पुश करते हैं, तब इस पर हम बल लगाते हैं तो ये मूव करता है। अच्छा मान लो कि नीचे जो जो है ये चक्का हटा दिया जाए, तो क्या हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा या कम? ज़्यादा। ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, इसका जो है फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो उस समय इसका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, जिसको हमें मेंटेन करने के लिए हमें फोर्स को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए फोर्स फ्रिक्शन को कम करने के लिए उस समय क्या लगा दिया जाता है? चक्का।
चक्का लगा रहता है, तो इसको हम आसानी से धकेलते हैं। तो अब इसका मास इसमें जितना मास होगा, अच्छा जैसे जब ये खाली रहता है तो हम इसको आसानी से धकेल के ले जाते हैं। हम्म अब मान लो इसमें 5-5 केजी का आटा रख दिए, तो मतलब 10 केजी का अगर ये हो गया, तो क्या उतना ही फोर्स लगाने से ये आगे बढ़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें ये चीज ध्यान रखना होगा, जो फोर्स है वो सीधा समानुपाती होता है मास से, द्रव्यमान मास से, और उसके एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन से। तेज गेंद को पकड़ना है, तेज गेंद आ रही है तुम्हारी तरफ, उसको पकड़ना है, तो अपने हाथ को कहाँ खींचते हो? पीछे की तरफ पीछे की तरफ। क्यों खींचते हैं? क्योंकि वो गति में रहता है ना, वो अपने जड़त्व के कारण, तो थोड़ा पीछे गिरते हैं तो उसका वो क्या मोशन कम होता है। उसका मोशन कम होता है, टाइमिंग मिलता है नहीं, मोमेंटम की बात होती है यहाँ पे। मोमेंटम समझ में आता है? संवेग। हम्म, संवेग क्या होता है? उसका द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन की दर होती द्रव्यमान और वेग हो गया, मतलब द्रव्यमान में अगर वेग आ जाए, द्रव्यमान में क्या आ जाए? वेग, है वेग। तो हो गया मोमेंटम आ जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकते हैं तो उसमें संवेग रहता है। जैसे चलती हुई ट्रक, उसमें भी संवेग है, साइकिल चल रहा है संवेग है, हम दौड़ रहे हैं संवेग है। मान लो जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हम गति में रहते हैं, अचानक से हम्म हमारा पैर अगर रुक जाए तो हम क्या होंगे? आगे की तरफ गिर जाते हैं। हम्म तो मतलब संवेग वो हो गया जो मूविंग ऑब्जेक्ट हो, यानी मास, मान लो चलता फिरता मास, है ना? तो हम्म जब हम बॉल हमारी तरफ जब आ रही होती है, क्रिकेटर जब कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, या फिर बहुत सारा क्रिकेट जब होता है देखी होगी, बहुत सारा गेंद पकड़ता है और बैठ जाता है पीछे की तरफ, झुक जाता है। उसे संवेग को हम्म कम करता है ताकि उसके हाथ पे चोट ना ना लगे या कम लगे। ठीक है। अब जैसे मान लो लगे। हाँ, कील ठोकी है, कील दीवार में कील ठोकी ही होगी। तो कील जब ठोकते हैं हथौड़ा से, तो उस हथौड़ा पे कितना फोर्स लगाते हैं? कितना फोर्स लगाते हैं? उस हिसाब से लगाते हैं कि कील कहाँ दीवार में एडजस्ट हो जाए ना। तो उस समय हमें उस पे क्या करना पड़ता है? फोर्स को उसी हिसाब से एडजस्ट करना होता है कि वो दीवार में चला जाए। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा तो आराम से चला जाए। और इसको हल्का से ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो तो ऐसे होगा? नहीं मतलब अगर उस पे हम ज्यादा बल नहीं लगाएंगे और उसको हल्का हल्का ठोके, मतलब हथौड़े से मारते रहे, तो वो कुछ नहीं होगा। तो ज्यादा जोर से मारते हैं तो सीधा अंदर चला जाता है। तो ये भी सेकेंड, न्यूटन के सेकेंड लॉ का एक उदाहरण था, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ। जीडीपी का जो परिभाषा है उसको समझो पहले। तो जीडीपी जो होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि किसी देश की जीडीपी उस देश की सीमा में, सीमा मतलब बाउंड्री, सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य होता है। यहाँ देखो, सबसे पहले जो अंडरलाइन करने वाली बात है वो है देश की सीमा के अंदर। अंदर। यानी अगर हम बिहार की जीडीपी निकाल रहे हैं तो जो बिहार की सीमा है सिर्फ उसका ध्यान रखेंगे। समझ रहे हो ना? भारत का निकाल रहे हैं तो भारत के सीमा का ध्यान रखेंगे, है ना? जिस देश की भी निकाल रहे हैं उस देश, और एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं, ये दोनों वस्तु और सेवा तो समझ में आ रहा है। सेवा मतलब जैसे पढ़ाना लिखाना, ये सब सेवा हो गया। हम बैंक हमें सेवा देती है,
और उत्पादन हो गया जो उत्पादित वस्तु होती है, जैसे मान लो कोई किसी ने टमाटर लिया और उसका केचप बना के बेच रहा है ना, ये सब क्या हो गया, उत्पादन। मतलब उत्पादन कहते हैं टमाटर को उपजाना, गेहूं उपजाना, ये सब क्या हो गया, उत्पादन। लेकिन टमाटर लेकर के उसका केचप बना देना, ये उत्पादन नहीं। नहीं हुआ है ना। हाँ ये अब देखो, तो जैसे अच्छा दूसरी बात ये कि जो भारत के लोग हैं क्या वो सिर्फ भारत में ही रहते हैं, नहीं। नहीं रहते हैं, वो विदेश में रहते हैं। जैसे मान लो अमेरिका में रह रहे हैं, उसको बी मानते हैं, जापान में रह रहे हैं, उसको सी मान लेते हैं, इस तरह रहते हैं कि नहीं। मतलब भारत के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत छोड़कर दूसरे जगह भी काम करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वहाँ की नागरिकता ना ली हो, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता चलता है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिक। एकल है। अगर मान लो तुम कौन आ रहा, अगर मान लो कि तुम अमेरिका गई और अमेरिका का सिटीजनशिप ले ली, नागरिकता ले ली, तो ऑटोमेटिक भारत का नागरिकता क्या हो गया, खत्म हो खत्म। जाता है। तो भारत से बाहर वैसे लोग जो दूसरे देश में काम करते हैं लेकिन वापस भारत आते हैं, यानी उनके पैसे भारत आते हैं, तो उनको भी भारत के जीडीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है, वेरी। एक कार की कंपनी है, वो विदेशी है, ठीक है, लेकिन ये जी। भारत में आकर के एक कार बनाती है, ठीक है, भारत में आकर के। तो क्या इसे हम इंडिया के जीडीपी में काउंट करेंगे, नहीं। पक्का जी। करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। करेंगे। कार कहाँ बनी है, इंडिया में। भारत में। हम क्या बोले, सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु, कार कहाँ बनी है, भारत। भारत में बनी है। अगर भारत में नहीं बनी होती और भारत में आकर बिक रही है, तब उसको हम इस जीडीपी में काउंट नहीं करते। नहीं करते। जैसे मान लो एप्पल का फोन है, वो भारत में नहीं बन करके लेकिन भारत में बिक रहा है, तो क्या हम इसको भारत के जीडीपी में काउंट करेंगे, नहीं। नहीं। नहीं करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं। जी। तो जीडीपी का मतलब, जीडीपी का मतलब यही हो गया कि जो देश के सीमा के अंदर में है उसको जीडीपी कहेंगे। और उसी में जब हम भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं, है ना, और वो भारत के लिए काम कर, मतलब भारत आते हैं, भारत के लोग बाहर में हैं लेकिन काम कर रहे हैं, तो जब हम इसको इसको भारत के जीडीपी में मिला लेते हैं, तब बन जाता है जीएनपी। समझ में आया? क्या बन जाता है, जी। आप देखो जीएनपी की परिभाषा क्या कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। जैसे कहेंगे कि किसी देश के नागरिकों, ऐसी जगह कंपनी भी रहेगा, कंपनी द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, मूल्य होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान समझो, इससे पहले वाले परिभाषा में क्या बोले थे कि किसी देश के सीमा के अंदर, अंदर। है ना, उसमें क्या था, सीमा के अंदर। अंदर। और इसमें क्या आ गया, देश के, देश के नागरिकों या कंपनियों द्वारा। इसमें ऐसा कहा गया कि सीमा के अंदर, नहीं। नहीं कहा गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। जी। हम्म तो अगर जीडीपी की बात करें
ठीक है, जीडीपी की बात करें तब हमें देश की सीमा को देखना होगा, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने कहा कि कोई भी विदेशी कंपनी है, अगर वो भारत में उत्पादन कर रहा है ना, तब हम उसको काउंट कर लेंगे। जैसे अगर एप्पल, हाँ एप्पल जो है, एप्पल कंपनी अमेरिका में ना बन के भारत में ही बना रही है अपनी फ़ोन, तो वो तब हम उसको जीडीपी में काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर वो बना रही है अमेरिका में लेकिन बेच रही है भारत में, तब हम उसको अपने जीडीपी में काउंट। नहीं करेंगे। और जीएनपी में क्या होगा, तो जब जीएनपी में देश के हम, जैसे मान लो हम ही, और तुम लोग मान लो खूब अमीर हो गए, अब जाना है लंदन, चल गई लंदन, ठीक है, अब लंदन घूम रही है, घूम 1 महीना घूमी फिर वापस आ गई, तो तब भी वो भारत के जीडीपी में काउंट होगा। मान लो लंदन गई, करोड़ों की संपत्ति वहां खरीदे, फिर वापस पैसा लेके आ गए, तब वो हमारे भारत के जीडीपी में, जीएनपी में काउंट होगा। होगा, है ना, भारत के जीएनपी में काउंट होगा। तो जीएनपी जीडीपी समझ में आ गया ना। जी। तो जीएनपी में क्या किसको किसको जोड़ेंगे? हम हम्म जो देश के नागरिक को मतलब कंपनी। जो देश के नागरिक या कंपनी है, चाहे वो विदेश में हो या कहीं भी हो, उस सब को हम जीएनपी में काउंट करेंगे। लेकिन अगर जीडीपी की बात करें तब देखेंगे कि की भारतीय सीमा में ही अगर वो प्रोडक्ट बना है या वो सेवा दिया है, तब जीडीपी में काउंट करेंगे, करेंगे। है ना। जैसे कोई भी सर्विस, मान लो कि अब विदेश से कोई कंपनी आया और भारत में आकर के एक स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ा रहा है, तो हम उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। कर लेंगे, है ना। और जीएनपी की बात जब आएगी, तो मान लो जैसे बायजूस है या फिर अपने यहाँ के कोई भी कंपनी विदेश में जा कर के सर्विस कर रही है, पैसे कमा रही है, मुनाफा कमा रही है, तब हम उसको जीएनपी में काउंट करेंगे। करेंगे। अब जीडीपी और जीएनपी में हमको लगता है अंतर समझ में आ गया होगा। जी। सूरज की जो रोशनी होती है वो धरती पर आती है ना, उसमें गर्मी होती है, तो वो जो गर्मी होता है, गर्मी जो हमारे यहाँ मतलब पृथ्वी तक आती है, जबकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है। माध्यम है अंतरिक्ष में? अंतरिक्ष नहीं। पूरा ब्लैंक है, कोई माध्यम नहीं है वहाँ, फिर भी गर्मी हम तक क्यों आती है? गर्मी तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्मी, ऐसे समझो गर्मी को, जैसे मान लो तुम आ, आग पर जो है कोई बर्तन गर्म कर रही है, तो धीरे धीरे गर्म होता है, तो गर्म होता है तो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, यानी गर्म होता है तो पूरा बर्तन जब गर्म होता है तो वहां पर क्या है, वो गर्मी जो है, यानी जो उष्मा है, गर्मी जो है वो फैल रही है। लेकिन जब हम आग के पास बैठते हैं तो क्या हम आग के सीधे संपर्क में रहते हैं? नहीं। नहीं रहते, सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। आग के पास बैठे हाथ सेक रहे हैं और हमें गर्मी महसूस हो रही है, तो जब हो हम रही है। संपर्क में है भी नहीं फिर भी हमें गर्मी लग रही है, तो इसी को रेडिएशन कहते हैं। सूरज जो है, सूरज की जो गर्मी है हम तक यहाँ तक पहुंच रही है, वो भी एक रेडिएशन के माध्यम से। बात समझ में आ रहा है? जी। हाँ, तो हीट जब ट्रांसफर होता है, यानी जब गर्मी जो ट्रांसफर होता है, वो 3 माध्यम से होता है। एक तो होता है कंडक्शन, जो ठोस में होता है। जैसे मान लो एक लोहा गर्म है, उसके संपर्क में दूसरा लोहा आया, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, गरम। गर्म हो रहा है। चलो। और हाँ, एक होता है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, वो द्रव और गैस में होता है कन्वेक्शन। और एक होता है रेडिएशन, जो बिना माध्यम का होता है, जैसे सूरज की किरणों से आने वाली गर्मी बिना माध्यम का, हम उसके संपर्क में नहीं है फिर भी हमें गर्मी लग रही है। हमें जो नाभिक होता है, जब हम उस नाभिक को तोड़ते हैं और जब वो नाभिक टूटता है ना, तो बहुत बड़े मात्रा में ऊर्जा निकालता है। मतलब अभी के समय में हमने पढ़ा था ना, कितने परमाणु संयंत्र हैं भारत में?
7। 7 है, जैसे उत्तर प्रदेश में नरोरा, राजस्थान में कौन है? रावत बेटा। रावत बाटा, हाँ। इस तरफ कर्नाटक में कैगा। तो ये सब जो परमाणु संयंत्र हैं, ये सब परमाणु का विखंडन करते हैं, यानी नाभिक को तोड़ता है, उसके नाभिक को तोड़ता है। जब वो तोड़ता है ना, टूटता है, तो एक बड़े मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है उससे, उसी को परमाणु विखंडन कहते हैं। सरल शब्दों में ऐसे, मतलब अगर एक लाइन में कहें क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जब, ठीक है, एक बड़ा परमाणु टूटकर छोटे छोटे परमाणुओं में बदलता है और ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती गलती है, तब कहते हैं इसे क्या? परमाणु से। विखंडन। विखंडन का मतलब ये हो गया टूट कर अलग होना, ऐसे समझो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो परमाणु संयंत्र है उसमें काम आता है यूरेनियम, 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 ठीक है। ये इसको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो यूरेनियम को पढ़ोगे, ठीक। यूरेनियम 235। और एक आता है प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक। प्लूटोनियम, ये 200, प्लूटोनियम 239। ये सब इस पर, अब इसके परमाणु देखो, इसके न्यूक्लियस पर यानी इसके नाभिक पर जब, इसके नाभिक पर जब न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सुनिए ना, जी। न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन से जब इस पर हमला करता है मान लो, या फिर न्यूट्रॉन से जब इस पर बमबारी किया जाता है, तब जाकर इस दोनों का नाभिक टूटता है और उसी दौरान बड़े मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसे परमाणु विखंडन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो सर एक परमाणु संलयन भी होता है। हाँ बिल्कुल, परमाणु संयंत्र। जैसे अब सूरज की बात करें कि उसमें परमाणु विखंडन होता है या परमाणु संलयन, तो सूरज में क्या होता है? संलयन होता है, संलयन होता है। और विखंडन जो होता है, हमारे यहाँ जो परमाणु संयंत्र है जहाँ से बिजली बनती है, उस सब जगह परमाणु विखंडन किया जाता है। अब देखो, परमाणु संलयन क्या होता है, तो सूरज में जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों हीलियम। जो है हल्का हल्का होता है ना, हल्का है, दोनों क्या है? हल्का, हल्का है। तो परमाणु संलयन का परिभाषा क्या होता है, तो यह इसमें परमाणु संलयन में दो या दो से अधिक, ठीक है, अधिक हल्के परमाणु, कैसे परमाणु? हल्के परमाणु हल्के परमाणु के नाभिक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर बड़ा नाभिक मतलब हल्के हल्के मिल करके एक भारी नाभिक बना देता है। कैसा नाभिक? भारी, भारी नाभिक, नाभिक बनाता है। अब संलयन मतलब क्या हो गया? मिल जाना। संलयन मतलब मिल गया, और विखंडन मतलब टूट गया। तो अब दोनों में क्या, दोनों में ये बात हो गई कि संलयन में हल्के हल्के परमाणु मिलते हैं, और विखंडन वाले में भारी भारी वाला, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के जो नाभिक हैं, इस पे न्यूट्रॉन का जो बमबारी होता है, ठीक है, उस न्यूट्रॉन का बमबारी करा के ऊर्जा का स्रोत बढ़ाया जाता है। और संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक बनता है, जिस जिस इसी दौरान जो है भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दोनों केस में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। जी। दोनों बात समझ में आ गया?
तो सूरज में विखंडन है कि संलयन है? संलयन। सूरज में क्या है? संलयन। हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है? संलयन। और दोनों हल्की है, दोनों क्या है? हल्की। कोई दिक्कत? नहीं। हाइड्रोजन बम में संलयन होगा कि विखंडन होगा? हाइड्रोजन बम में क्या होगा? संलयन। संलयन, क्योंकि हाइड्रोजन हल्का होता है ना, इसे समझो। हाइड्रोजन क्या होता है? हल्का। हल्का। हाइड्रोजन बम हल्का, संलयन। परमाणु बम में विखंडन होगा कि संलयन? विखंडन। विखंडन होगा। परमाणु बम में क्या होगा? विखंडन। विखंडन होता है।